हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ अंकुर भारद्वाज और मैं आपका केमिस्ट्री का मेंटर हूँ। ठीक है। और आप लोग सब भी 12th का एग्जामिनेशन दे चुके हो, ठीक है। चलो, आई एम ऑडिबल और नॉट? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी ना? चलें, बीच में कोई समस्या हो तो प्लीज बोल देना, ठीक है। हाँ, देखिए भाई, क्या है, अपन यहाँ पर क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। आपका जो नीट का एग्जामिनेशन है नियर अराउंड मई के अंदर होगा, फर्स्ट वीक ऑफ मई में, ठीक है। और उसकी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। चल रही है या नहीं चल रही है? बेटा, चलनी नहीं चाहिए, दौड़नी चाहिए। कैसी? दौड़नी चाहिए, ठीक है। दौड़ना क्या होता है? फास्ट। ठीक है, फास्ट रिएक्शन होता है दौड़ना। तो वही करना है आपको, ठीक है। तभी आपका प्रिपरेशन फॉरवर्ड अच्छे तरीके से हो पाएगा आपके एग्जामिनेशन के अनुसार। आगे वाली जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स ही है ना आगे, और पीछे बॉयज हैं। चलो, ठीक है बेटा। तो यहां पर अपन केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स आपने अभी तक मेरे हिसाब से रिवीजन कर लिया होगा, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी तो, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बोला फास्ट चल रही होगी, आपने बोला कि हाँ सर चल रही है, ठीक है। तो चलना नहीं बोलते हैं। नियर अराउंड 25 डेज आपके पास बचे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत अप टू द मार्क होनी चाहिए, नियर अबाउट कॉर्नर। मतलब अभी तो आप क्या करने चाहिए हो कि सर अभी तो हमारे क्या पर चल रहे हैं, क्वेश्चंस फॉर्मिंग चल रही है, हम तो क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो वही होना चाहिए, टॉपिक के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए अभी तक। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा कि कौन से नीट में पूछे जाते हैं, और आपको करके भी वही जाने हैं। इस क्लास का यूटिलाइजेशन लेना है तो बस आपके पास यही ध्यान में होना चाहिए कि केमिकल काइनेटिक्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड आप यहाँ पर सब कुछ डिस्कशन हो सके आपका, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो मैं करवा दूंगा, और ऑन योर डिमांड आफ्टर द क्लास आप मैसेज छोड़ सकते हैं आपके जो भी सबॉर्डिनेट टीचर्स हैं कि सर ये वाला टॉपिक हम लोगों का अच्छा नहीं है, तो सर से रिक्वेस्ट कर दीजिए नेक्स्ट क्लास में वो करवा दें अलॉन्ग विद द इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन बोले तो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो चालू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले तो क्लास 11 से भी, क्लास 12 से भी। क्लास 11 की बात करते हैं बेटा, तो मोल कंसेप्ट चुपचाप बिना दिमाग लगाए पढ़ के जाना, ठीक है। यहाँ तो पढ़ाएंगे ही सही, आपके रिवीजन शेड्यूल में भी डाल दो टॉपिक। टॉपिक मतलब आपके रजिस्टर के ऊपर जहां भी आपके पास मेन फॉर्मेशन होता है, जहां पर आप नोट्स वगैरह लिखते हो, ठीक है ना, ड्राइंग व्राइंग भी बनाते हो जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती आपकी, वहां पर। तो 11th में मोल कंसेप्ट पढ़ के जाना है, इक्विलिब्रियम पढ़ के जाना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ के जाना है। बात हो गई क्लास 12th की। अब आप बोलोगे सर आपने अभी ये फिजिकल के ही चैप्टर बताए हैं, तो बेटा अभी मैं फिजिकल के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो फिजिकल के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा। ये 3 जो चैप्टर आपको क्लास 11th से बताए हैं बेटा, इनसे ज्यादा परसेंटेज है क्वेश्चन आने की, मतलब ज्यादा संभावना है सवाल आने की। सर कितने सवाल? बेटा लगभग टेंटेटिवली सवाल मैं आपको बता सकता हूं कि हर टॉपिक में से 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर ये तो बहुत ज्यादा सवाल हो जाएंगे, क्या हमारे फिजिकल से ही सवाल आएंगे क्या? नहीं बेटा, फिजिकल से लगभग आपके पास 17 से 20% क्वेश्चन होंगे। 17 से 20% आपका कवर कर जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री, क्लास 11th का भी, क्लास 12th का भी। अब पहली बात मुझे बताओ कि क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लिया है क्या आपने मोल कंसेप्ट, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स? पढ़ा ही नहीं पढ़ा? यस और नो तो बोल सकते हैं अपन। हाथ ऊपर कर दीजिए। मोल कंसेप्ट हो गया। क्या हो गया है? मोल कंसेप्ट। अच्छा, 3 चैप्टर में से आपने मोल कंसेप्ट तो कर लिया अच्छे से, है ना? उसमें तो कोई समस्या नहीं होगी ना? चलो, और समस्या होगी तो अपन सेशन लेंगे, उसके अंदर दूर कर देंगे, बट उसको उसको पढ़ के जरूर रखना है, ठीक है। आज जो मैं 5 चैप्टर दे रहा हूं, ये 5 चैप्टर को आप रिवीजन पे साइड पे डाल देना। रोजाना 15 मिनट अपने नोट्स खोल के उनको देखकर आना जब भी क्लास होगी अपने। यही शेड्यूल है मेरे हिसाब से, 3 से 4:30 के बीच में अपन मिलेंगे। तो वहां पर आपको सभी जो चैप्टर्स में बता रहा हूं उनको अभी रिवीजन पे डाल देना।
जब अपन पढ़कर आएंगे तो आपके दिमाग में चीजें होनी चाहिए। अभी जैसे मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करूंगा तो अभी आपको पता नहीं था कि ये चैप्टर अपन चालू करने वाले हैं, तो इससे बारे में आपने नोट्स खोल के देखे नहीं होंगे अभी घर पर। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से लेके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाके फिनिश कर दूंगा और एग्जाम्पल्स भी आपको बता दूंगा। तो जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूं। ये क्लास 11th हो गया है, ये क्लास 12th हो गया है। मॉल कंसेप्ट पहला टॉपिक। सर क्या रिवीजन करके रखूं? 15 मिनट किसके लिए दे सकता हूं? 15 मिनट आप दे सकते हो। ओनली फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज, बस 15 मिनट हमेशा मोल कंसेप्ट के फॉर्मूलाज देखते रहना हो रहा है। ठीक है, तो जितने बार आप फिजिकल केमिस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग तभी हो सकती है जब आप फॉर्मूलाज को रेगुलरली क्या करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। और सर होता है बहुत से बच्चे कि सर ये फॉर्मूला मेरे को उस टाइम पे स्ट्राइक नहीं हो रहा है जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा था। तो बेटा क्यों नहीं हो रहा आप लोगों को? क्योंकि आपने उसके अलोंग प्रैक्टिस नहीं करी है, न तो आपने क्वेश्चंस लगाए और न ही फॉर्मूलाज करे। अगर क्वेश्चंस लगा लेते तो फॉर्मूला रिवाइज हो जाते और फॉर्मूलाज लर्न कर लेते तो क्वेश्चन हो जाते। तो वन ऑफ द सेम थिंग, वाइस वर्सा चलता है। देखो अगर आप कमी रखोगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री से लगभग सभी सवाल आपसे न्यूमेरिकल वाले पूछे जाएंगे। सर थ्योरी वाले नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, थ्योरी वाले आएंगे बट बहुत ही मिनिमम चांसेस है। थ्योरी आपसे आएगा सरफेस केमिस्ट्री से। कहां से? सरफेस केमिस्ट्री से। तो उसका सेशन जब होगा उससे रिलेटेड सवाल आपको बता दूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करा दूंगा। बट आपको मेनली ही पहले ध्यान में रख लेना है कि मेरे को तो न्यूमेरिकल ही मिलने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रिपरेशन करके जानी है अपनी। आप बोलोगे कि सर हमारा तो न्यूमेरिकल क्या है, बहुत ही बेकार रहा है अभी तक एक्सपीरियंस, पर ये क्या है आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, पैरेलल लिंक रोड नहीं है आपके पास, बच नहीं सकते, क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। सर कहां से चालू करूं? अभी तो मैंने नहीं करा। तो ऐसा करो, फॉर्मूलेस का चार्ट बना लो सभी 5 चैप्टर का, या सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां भी बेस्ट फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे। क्लास 11th के नोट्स तो सभी ने बनाए हैं, सभी ने फॉर्मूले के ऊपर डब्बा बनाया होगा जरूर, ठीक है ना, स्क्वायर बनाया होगा। तो अपनी नोटबुक में जाओ, उन स्क्वायर के ऊपर स्टार लगा लो और उन फॉर्मूलेस को सेलेक्ट करके एक फॉर्मूला चार्ट बना लो अलग सी कॉपी के अंदर, जहां पर लिख लो कि हाँ फॉर न्यूमेरिकल्स तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये इसके फॉर्मूले हो गए, केमिकल काइनेटिक्स के ये फॉर्मूले हो गए, थर्मो के ये फॉर्मूले हो गए, सभी ने पढ़े हैं, आपने आपके इस क्लासेस के अंदर टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, डिस्कस कराया होगा। तो बस उन न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल चार्ट की फॉर्म में अपने नोटबुक रजिस्टर के अंदर लिख लो अलग से। ये काम आपका पहला हो गया जब आपने न्यूमेरिकल्स को लिख लिया। सर अभी फॉर्मूलाज को कैसे मैं रिवीजन करूं? बेटा रोजाना उसको लिखना चालू कर दे, एक एक दो दो बार, 2 टाइम्स अगर आपने लिख लिया उनको तो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और विद इन 1 मंथ आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे जब तक आपका एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। अब क्या करो, दूसरा स्टेप ये हो गया कि अब आप क्वेश्चंस लगाना चालू कर दो। क्या करो? क्वेश्चंस कैसे लगाऊं सर? देखो क्या है, बेसिक क्वेश्चंस पहले लगाना चालू करो जो आपसे इजीली हो रहे हैं और फॉर्मूलाज का इंप्लीमेंटेशन उस क्वेश्चंस के अंदर लग रहा है। बात समझ में आ रही है? बेसिक क्वेश्चन को पकड़ो, फॉर्मूलाज उनके अंदर लगाओ और वो बेसिक क्वेश्चंस कर लो। मतलब हर टॉपिक से रिलेटेड आपसे 25 सवाल हो जाएं, 25 सवाल अपनी कॉपी के अंदर करके रख दो। तो पहली स्टेप तो ये हो गई कि सर पहले फॉर्मूला नहीं आते थे, अब मुझे फॉर्मूले आ गए हैं, तो ये बात खत्म। फॉर्मूले पढ़ लिए, अब सर मैंने 25 सवाल लगभग सभी टॉपिक के लगा लिए हैं, तो ये भी आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। तो जो आप बोल रहे थे कि सर मेरा न्यूमेरिकल बिल्कुल वीक है, मुझे नहीं आता है, तो ये आपका कवर अप हो जाएगा। फिर क्या करो, जिसके बेसिक क्वेश्चंस लग चुके हैं और आपके पास समय बचा हुआ है, फिर आप जाओ सेकंड लेयर ऑफ टफ क्वेश्चंस पे। जैसे कि आज मैं केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करूंगा, तो अलोंग आपको केमिकल काइनेटिक्स खत्म होने के बाद मैं एक डीपीपी दूंगा आपको। उस डीपी के अंदर यहां पर डिस्कस कराया हुआ है टॉपिक और ओवरऑल पूरे चैप्टर से सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पिक करके आपको दे दिए गए हैं, जिससे क्या हो जाएगा, जो न्यूमेरिकल्स या टॉपिक्स में स्टडी कराऊंगा
वो इम्प्लीमेंटेशन आप उन क्वेश्चंस के अंदर लगा लो और उस डीपीपी को सॉल्व कर लो। तो एक क्वेश्चन सेट मैं सॉल्व करवा दूंगा या आपको दे दूंगा जो सॉल्व आपको करना है, और एक बेसिक क्वेश्चन का सेट आप खुद लगा चुके होंगे। ठीक है, तो लगभग हर टॉपिक से 50 सवाल आप खुद कर चुके होंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप क्या हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो भाई, ये तो पहली बात हो गई। मोल कंसेप्ट पढ़ना क्या है, कैसे करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है हर में। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, न्यूमेरिकल टॉपिक है भाई। दूसरा आ गया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में दोनों पार्ट हो गए प्यारे बच्चों, केमिकल और आयनिक। थर्ड हो गया थर्मोडायनामिक्स। जिस भी बच्चे को अगर थर्मोडायनामिक्स क्या लगता है, टफ लगता है, तो अभी कुछ समय के लिए छोड़ देना भाई, कुछ समय के लिए छोड़ देना। ठीक है, क्या कर लेना, मोल कंसेप्ट और इक्विलिब्रियम तो कर ली ही लेना, वहां पर उनके फॉर्मूलाज, उनसे रिलेटेड लॉज या कुछ थ्योरीज जो हैं उनको करके रख लेना। ठीक है, तो 2 चैप्टर आप 11th में आराम से कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के लिए। ठीक है ना, मतलब आपको उसमें किसी की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं कक्षा 12वीं के अंदर। पहला टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स है, उसकी तो बात ही अभी छोड़ दो, वो तो सब पूरा हो जाएगा आपका। फिर आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये आपस में क्या है ना, भाई बहन जैसे ही हैं। कौन कौन, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन। यहां भी आपके पास कंसंट्रेशन टर्म आती है प्यारे बच्चों, और यहां भी कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगी। सर कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, ये कौन सा नया वर्ड आ गया, जहां पर मोल से रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल्स करते हो, कुछ टर्म्स पढ़ते हो। मोल्स, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये कुछ टर्म्स हैं जो आप बोलते हो कंसंट्रेशन टर्म्स, जिनसे कंसंट्रेशन फाइंड आउट करी जाती है। तो मोल कंसेप्ट में भी आता है, यहां भी आता है। सर दोनों जगह आता है, तो बेटा सवाल तो फंसेगा ही फंसेगा। लिख ले पक्का, 100% आएगा कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सवाल आपके पास। ठीक है, तो दोनों टॉपिक से आपके पास यहां पर क्वेश्चन पता लग गया कि क्या आएगा। फॉर्मूलेज रिवीजन हो जाएंगे दोनों जगह। ठीक है, यहां पर हो जाएगा या यहां पर हो जाएगा। तीसरा चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। कुछ बच्चे होते हैं, सर मुझे तो क्या है, थ्योरी वाले टॉपिक बता दो, मैं तो वही पढ़ के जाऊंगा, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आते। बेटा देख, न्यूमेरिकल तो तेरे को करने पड़ेंगे, बच नहीं सकता तू। ठीक है, थ्योरेटिकल वाला क्या है, सरफेस केमिस्ट्री, बहुत बढ़िया शानदार चैप्टर है। इसके अंदर कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़ के जाओगे तो आराम से आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन बोले तो स्टेटमेंट वाइज वाले सवाल आपके पास आएंगे, और वहां पर आप उनको बस थ्योरेटिकल पॉइंट्स याद रखोगे कि भाई फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है, ऐसे सवाल आपके पास आएंगे वहां पर। तो ये सरफेस केमिस्ट्री हो गया। तो बेटा पढ़ना यही है अपने को अभी रिवीजन के टाइम पर, जो इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सब कुछ है, पढ़ आप रही रहो अपने नोट्स से, आप जो क्वेश्चंस लगा रहे हो, टीचर्स ने आपको जो पढ़ाया है, आपने खुद का भी शेड्यूल बनाया होगा। यहाँ मैंने आपको शेड्यूल बता दिया कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, यहाँ अपन ये चीजें पढ़ेंगे पहली प्रायोरिटी पे। क्लियर, अब आ जाते हैं अपनी चलो केमिकल काइनेटिक्स। सर सवाल कितने मिलेंगे यहां से, लगभग बेटा 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 क्वेश्चन। सर कहां से आएंगे, 3 टॉपिक में से आएंगे। पहला टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा टॉपिक है आपके पास ऑर्डर, तीसरा टॉपिक है अरेनियस, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा होगा, अरेनियस एक्टिवेशन एनर्जी के साथ ही अपन डिस्कस करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपके पास सवाल पूछे जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन लगा दिया मैंने, जहां पर क्वेश्चन लगा दिया उस टॉपिक से सवाल पूछने जाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन से सवाल आ सकता है, ऑर्डर में क्या डिस्कस करोगे, ZOR, FOR। ठीक है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फिर आ जाएगा सेकेंड और थर्ड के फॉर्मूलाज। सेकेंड एंड थर्ड के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, बस उन फॉर्मूलेस को रिवीजन करके जाना। क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है सेकेंड और थर्ड पे, ज्यादा किस पे है, जीरो और फर्स्ट पे। कौन से फॉर्मूले, रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं, के से। दूसरा हाफ लाइफ, टी हाफ या T50 से। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और टी हाफ का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। क्लियर है, ये हो गया ऑर्डर। बेसिक ऑर्डर वाले रिएक्शन से भी आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चंस आएंगे। जो स्टेटमेंट सिंगल एक स्टेटमेंट होता है वन लाइन का, उससे भी सवाल आ सकता है, जिससे आपको क्या कंपेयर कराएगा, ओनली रेट और कंसंट्रेशन को कंपेयर करा लेगा और एन की वैल्यू पूछेगा। कैसे कि रेट लो आपको दे दिया गया है, R इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर X और B की कंसंट्रेशन की पावर कुछ Y। तो दोनों को कंपेयर कराएगा, बोलेगा कि A की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो मेरी रेट कितनी हो जाएगी या कितनी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ आपको कंपेयर कराने वाले सवाल बेसिक, जो बहुत ही क्या होते हैं, नॉर्मल से होते हैं, वो सवाल पहले पूछे जा सकते हैं ऑर्डर में। दूसरे जो टिपिकल सवाल होंगे वो रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के ऊपर आपसे पूछे जाएंगे। तीसरा सवाल जो आएगा, अरेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, K इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। कुछ नई बात नहीं पढ़ा रहा हूं, सब आपको पता है, आप पढ़ चुके हो। K क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन क्या है बेटा, अरेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K और एक्टिवेशन एनर्जी EA के बीच का रिलेशनशिप है। देख लो भाई, यहां पर समझ में नहीं आ रहा क्या, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी EA भी दिख रहा है और रेट कांस्टेंट K भी दिख रहा है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशन या इक्वेशन क्या होता है, अरेनियस इक्वेशन होता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रख के जाना है। वहां पे न तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, न ही आपसे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, आपसे बस पूछा जाएगा कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट आपको रिवाइज करना है। बस आपका यही मोटिव होना चाहिए इन क्लासेस का, या जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अरेनियस इक्वेशन, सर क्या यही इक्वेशन से सारे फॉर्मूले, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं बेटा, इस फॉर्मूले में जब मैं कैटलिस्ट और टेम्परेचर का इफेक्ट लगाऊंगा और लॉग भी लगाऊंगा तो 3 फॉर्मूले और जनरेट हो जाएंगे। उन 3 फॉर्मूले से सवाल आएंगे, ठीक है। तो इसको मिला के टोटल कितने, 4 फॉर्मूलाज। थर्ड पॉइंट के नीचे लिख दिया 4F, मतलब क्या हो गया, 4 फॉर्मूले पढ़ के जाने हैं तुम सभी को। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ZOR और FOR, सबके अंदर K और T हाफ, तो यहां पर क्या आ गया, 4K, ठीक है। तो 8 फॉर्मूलाज तो आपके सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में ही हो गए, ठीक है। तो इनको अभी रिवाइज कर लेना, आराम से आपके पास सवाल बन जाएंगे। चलिए भाई टॉपिक चालू करते हैं। टॉपिक के अंदर सबसे पहले देख लो भाई, सर केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, पढ़ क्यों रहे हैं, डेफिनेशन तो बताओ जरा। बेस्ट एग्जांपल देखो भाई, एक होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और एक होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब आयरन पे क्या होना, लोहे पे जंग लग जाना। एक होता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एटॉम बॉम्ब जिसे बोलते हैं, है ना, सुना भी है, 8वीं 9वीं 10वीं में सब पढ़कर आए हो। सर क्यों लिख दिया ये बकवास, क्या मेरे चैप्टर से रिलेट कर रहा है क्या? हाँ बेटा लिखा है तो रिलेट कर दे गए, है ना, अभी रिलेट कर भी देते हैं। ये रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस है, जिसको होने में क्या होता है, बहुत साल लगते हैं।
जिस रिएक्शन को हो जाने में बहुत साल लगेंगे उसको बोलेंगे स्लो रिएक्शन या स्लो प्रोसेस। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इट्स अ फास्ट रिएक्शन जो विद इन अ सेकेंड या विद इन अ आवर हो जाएगा, उसको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, फास्ट प्रोसेस। सर इसका मेरे सवालों से कोई मतलब है क्या? देखो भाई नहीं मतलब है, ये बेसिक है कि केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। काइनेटिक्स का मतलब होता है जो फिजिक्स में पढ़कर आए हो, काइनेटिक्स का मतलब है कि मोशन होना या मूवमेंट होना, किसका? रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के अंदर। जब रिएक्टेंट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट बना देगा मतलब रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, पर कैसे? जब मूवमेंट होगा रिएक्टेंट का किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। और वो कौन बताएगा? काइनेटिक्स, फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो है ना, तो वही है मोशन और मूवमेंट होना। या आगे केमिकल क्या लगा दिया भाई? केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और कुछ नया जनरेट प्रोडक्ट बनाकर आपको दे देंगे। ये होता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स आपसे डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो बताओगे कि इट्स अ मैकेनिज्म या इट्स अ पार्ट ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट जो क्वेश्चन के लिए बताया था, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन पर लगने वाले कौन से फैक्टर्स और इनसे जनरेट होने वाले मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये होंगे मैकेनिज्म। तो तीनों जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स, मैकेनिज्म, ये तीनों बना देते हैं क्या? केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। क्लियर? किसी एग्जाम में नहीं पूछी जानी, बट क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। आ जाते हैं सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो गया आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से कहानी चालू हो गई बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप, है ना। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? किसी बच्चे को आता है क्या? बता दो भाई। नींद आ रही है क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट चेंज इन टाइम। सर क्या लिख दिया अंग्रेजी में? बाबू लालो कुछ भी नहीं लिखा है, बस क्या लिख दिया है? जो फॉर्मूला होता है ना उसको लिख दिया मैंने यहां पर। क्या होता है सर फॉर्मूला? देख ले भाई, ये रेट है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला। चलो भाई अंग्रेजी मिलाते हैं। डेल्टा का मतलब होता है बेटा चेंज, ठीक है? किसके अंदर? कंसंट्रेशन के अंदर, ठीक है? पर यूनिट, पर यूनिट का मतलब डिवाइड करना भाई। चेंज इन टाइम, ये रहा भाई चेंज, और ये रहा समय, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन। भाई जब कंसंट्रेशन के बीच का चेंज निकालूंगा और उस कंसंट्रेशन जब चेंज कर रही होगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कर रही होगी, उस पर्टिकुलर टाइम से उसका वेरिएशन कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास रिएक्शन की रेट आ जाएगी, मेरे पास रिएक्शन की रेट आ जाएगी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्या सर मेरे को हर फॉर्मूले के अंदर क्या डेल्टा सी लगा देना है? वहां पहचानूंगा कैसे मैं कि कौन कंसंट्रेशन है कौन टाइम है? देखो भाई टाइम पहचानने का तो सिंपल सा है कि सेकंड होगा, मिनट होगा, आवर होगा। कंसंट्रेशन होगी किसके अंदर? मोल या लीटर के अंदर। मोल, लीटर, इनवर्स, यूनिट पता है कंसंट्रेशन की। चलो पहचानने का दूसरा तरीका बता देता हूं, एक फॉर्मूला इसका और लिख रहा हूं। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जब आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल में से सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी तो वही होता है डेल्टा सी, और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम वही होता है टाइम का चेंज। फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? चलो सर
इससे रिलेटेड कुछ बात बता दो या फॉर्मूला बता दो या न्यूमेरिकल बता दो जिससे हम इसको रिलेट कर लें। चलो भाई रिलेट करके बताता हूं आपको। यहां पर मैंने रिएक्शन दे दी, x gives y। पहली रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन है A0, A1 और A2, A0, A1, A2। यहां पर टाइम दे रखा है 0 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड, टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड। मुझे कुछ नहीं निकालना है, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इस रिएक्शन के लिए, जहां पर रिएक्टेंट क्या है, x है और प्रोडक्ट है y। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन निकालता हूं। सर ने हमें बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम चेंज। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है यहां पर, A1, वेरी गुड। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन है, A0, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय, भाई इनिशियल कंसंट्रेशन सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन कौन से टाइम पर हो रही थी, 1 सेकेंड पे, ये 1। इनिशियल A0 कब हो रही थी, 0 सेकेंड पे, -0। ये निकल गया A0 और A1 के बीच का रेट। बात समझ में आ गई क्या, सबको आ गई, वेरी गुड। अब बात पकड़ लो इन दोनों के बीच की, यहां पर रेट निकाल के बता दो। बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है। क्या A1 माइनस A2, ठीक है सर, आप गलत बता रहे थे, हमने सही कर दिया, वेरी गुड बेटा। A2 माइनस A1, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल होता है सर A2 और इनिशियल है A1। टाइम लगा दो भाई, 10 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड। सर ये रेट ऑफ रिएक्शन तो निकालना सीख लिया है हमने, अब इसका की कंसेप्ट क्या है। जिस भी कंसंट्रेशन की बात करोगे उसी कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर या टाइम लोगे। क्या लोगे, जिस कंसंट्रेशन की बात करूंगा उसी के रेस्पेक्ट में टाइम लोगे। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन ऊपर की ले ली, टाइम नीचे का ले लिया। बात समझ में आई, जिस भी कंसंट्रेशन की बात करूंगा उसके करस्पॉन्डिंग टाइम की बात करूंगा। यहां पर ये कंसंट्रेशन ले रहा था तो यही टाइम पीरियड ले रहा था, जब ये टाइम पीरियड था तो यही कंसंट्रेशन थी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला कंसंट्रेशन पीरियड ले लिया और ये वाला टाइम पीरियड ले लिया, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। देखो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स कोई मैथमेटिकल चैप्टर नहीं है, पर एक थोड़ा सा एनालिसिस लगाने वाला चैप्टर है ये। इसके अंदर कोई गणित नहीं है कि बस सर बहुत सारा टिपिकल फॉर्मूलाज आ गया, मैं कैसे करूंगा इसको, नहीं। सिंपल जोड़ बाकी करना जानते थे ना अपन, वही यहां पर वो करना है अपने को। तो सिंपल आपके पास कंसंट्रेशन कितने समय के लिए हो रही है, कितने टाइम पीरियड में हो रही है, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चीजें अपने को करनी है। तो मेरे को पता लग चुका है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर आता है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना आपने सीख लिया। अब बस इससे क्या हो जाएगा, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे या कोई आएगा आपके पास न्यूमेरिकल, इस कंसंट्रेशन A0, A1, A2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, डिजिट आ जाएगी। क्या आ जाएगा,
डिजिट आ जाएगा, कोई वर्ड मतलब नंबर आ जाएगा। और टाइम तो आपके पास 0, 1, 2, 3, 5 सेकंड के लिए निकालो, 50 सेकंड के लिए निकालो, ऐसे आएगा। बात समझ में आ गई क्या? चलो की कंसेप्ट पकड़ लो, की कंसेप्ट लिखना है आपको। फॉर एवरी कंसंट्रेशन टर्म, फॉर एवरी कंसंट्रेशन पीरियड, we have to take corresponding time period, करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड। की कंसेप्ट बोले तो बेटा क्या हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई आपकी। एसटी का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जो भी कंसंट्रेशन लूंगा उसके अलोंग ही टाइम पीरियड लूंगा, आगे पीछे नहीं करूंगा दोनों को, तो नहीं तो क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन की बात। अब आपके पास क्या होगा, यूनिट्स। पहली यूनिट आ जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जो आपको ध्यान में रखनी है। ये होता है सॉल्यूशन फेज के लिए। किसके लिए? सॉल्यूशन फेज के लिए। फिर हो जाता है एटीएम सेकेंड इनवर्स। सर ये दूसरी वाली किसके लिए लिख दी? फॉर गैसियस फेज के लिए। किसके लिए? गैसियस फेज। बेटा जब गैसियस आता है तो क्या ले आता है, प्रेशर की बात करता है ना, तो प्रेशर किसके अंदर निकालता हूं, एटीएम के अंदर निकालता हूं। पता है सबको? ठीक है। यहां पर सॉल्यूशन है तो मतलब क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन किस में निकलेगा, मोल लीटर इनवर्स। सर यूनिट कैसे निकाल दी, क्या लर्न करके जाएं, क्या रट्टा लगा के जाएं? क्या नहीं, मत लगा के जाओ, अपने आप आ जाएगी। कैसे बताओ तो सर। ये क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। टाइम क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। लर्न करना पड़ेगा क्या, हो जाएगा। चलिए भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्लियर हो गया है और एग्जाम्पल देख लिया है और आपने देख लिया यूनिट्स। चलिए भाई एक और बात देख लो, अब कितने तरह की रेट डिस्कस करनी होती है। दो तरह की रेट देखनी है। कौन सी? एवरेज रेट। दूसरी कौन सी होती है बताओ तो भाई, मैं भूल गया, याद नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। हाँ, इंस्टेंटेनियस, समझ गया। चलो एवरेज रेट क्या होता है भाई बताओ। पढ़ाई चालू नहीं करी ना तुम लोगों ने? चलो कोई बात नहीं, कल व्यवस्था करा देंगे तुम्हारी ना, ये जो तुम्हारे सर पास में सर बैठे ना, डंडा लेके बैठे हैं कल ये, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा कि तुम्हारे डंडे पड़ेंगे। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या है, रेट के ही दो टाइप्स हैं। क्या सर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला अलग अलग होगा क्या? नहीं बेटा, फॉर्मूला एक ही होगा। रेट निकालने का हमेशा एक फॉर्मूला है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। बट आपके पास जब यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन के बीच में वेरिएशन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक आपको रेट का डिफरेंशिएट करके दे देगा। एक रेट बोली जाएगी एवरेज रेट, एक रेट बोली जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट। कैसे?
आपके पास आ गया यहां पर एवरेज रेट। इसमें मैं लिख रहा हूं कि लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पर लिख रहा हूं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। क्या लिख दिया कि एवरेज रेट होती है ऐसी रेट जब उस रेट को मेजर्ड कराया जाता है या मापा जाता है किसके अंदर, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इंस्टेंटेनियस वो रेट है जब आपके पास रेट निकाली जाएगी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर, मतलब कम पीरियड दे रखा होगा, कुछ समय के लिए ही जब रेट मेजर करी जाएगी तो इंस्टेंटेनियस। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 10 सेकंड से लेके 50 सेकंड के बीच में अगर रेट निकाली जा रही है तो एवरेज रेट बोला जाएगा। 0 से लेके 1 सेकंड या 1 से लेके 2 सेकंड 3 सेकंड के बीच में बात करी जा रही है तो इंस्टेंटेनियस रेट बोला जाएगा। वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा इंस्टेंट, अंग्रेजी, थोड़ा सा अंग्रेजी। इंस्टेंट का मतलब होता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कुछ रेट मेजर कर लेना। पर्टिकुलर इंस्टेंट बोले तो शॉर्ट इंटरवल, छोटा स्पैन, और एवरेज तो होता है ये लंबे अंतराल ऑफ टाइम के लिए। तो ये लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो गई। एक होता है एनसीईआरटी में आपने अगर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर इनिशियल रेट और इक्विवेलेंट रेट भी आया होगा। तो इनिशियल रेट जो होता है वो रेट वो होती है जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 होता है। आईआर, आईआर टाइम जब टी इक्वल्स टू 0 होगा, जब टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे रेट निकाली जाएगी उसको बोला जाता है इनिशियल रेट। और ये एक मेथड के थ्रू निकाली जाती है जिसको बोलते हैं ऑस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड। क्या ये मेथड सर इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती होंगी क्या, ये लर्न करके जाना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ लर्न करके नहीं जाना, बस सिंपल रेट निकालनी होती है, ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। ऑर्डर जब निकाल लोगे तो रेट फॉर्मूले के अंदर उसकी वैल्यू रख दोगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। सर इतनी सारी चीजें बोले जा रहे हो, हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो बेटा जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे सब उसके अंदर बता देंगे। और एनसीईआरटी में इनिशियल रेट वाले आपने क्वेश्चंस करे हैं जहां पर कंसंट्रेशन ए और बी और रेट की टेबल दे दी गई थी। आप आज घर जाके अगर एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एनसीईआरटी के जो लास्ट में एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वहां पर वो टेबल वाले क्वेश्चंस देख लेना। और जो वो क्वेश्चंस देखोगे ना बेटा, उन क्वेश्चंस में से ही नीट में सवाल पूछे गए हैं, एआईपीएमटी में सवाल पूछे गए हैं। तो जितना इंपॉर्टेंस आप अपनी स्टडी में एनसीईआरटी का दोगे उतना ही सक्सेस आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को कभी मत क्या ऐसा करना कि साइड में रखना है, सारे टॉपिक सब आपको पॉइंट्स वहीं से ही मिल जाएंगे। तो इनिशियल रेट होता है ऐसा टाइम जब टी इक्वल्स टू 0 के पर बात करी जाए। एक होता है इक्विवेलेंट रेट, एक होता है इक्विवेलेंट रेट। अब इक्विवेलेंट रेट क्या है भाई? इक्विवेलेंट रेट वो है जब कोई रेट मेजर करी जाए 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के अगेंस्ट या 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट के अगेंस्ट। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट या 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट या 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। सर समझाओ तो, ये तो समझ में ही नहीं आ रही है। मैंने एक रिएक्टेंट लिख दिया है यहाँ, सॉरी रिएक्शन लिख दी है। A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट बनता है। यहां पर इसके अगेंस्ट अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? सर ये छोटा ए जो बनाया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल। क्या है? मोल। इसका मतलब है मोल। ये पूरा जो दोनों चीज है ये क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। मेरे पास रिएक्टेंट की रेट अगर बात पूछी जाए
तो क्या फॉर्मूला होगा? मैंने रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है यहां पर, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन की जगह क्या है? रिएक्टेंट है, तो मैंने रिएक्टेंट लिख दिया। सर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बना दिया आपने? ये डब्बे तो समझ नहीं आ रहे मेरे को। इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन एक्सप्लेन करना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन समझाना। जिसको भी डब्बे के अंदर बंद कर दोगे उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आप एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पर। फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। दोनों चीजें क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन है। अब यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, यहां प्लस साइन आ जाएगा। सर ये माइनस साइन क्यों लगा दिया? जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पढ़ रहा था या पढ़ रही थी तो आपने डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिखा, माइनस प्लस साइन वहां पे नहीं बताया। जब आपने रिएक्टेंट की रेट बता दी तो वहां माइनस साइन बता दिया और प्रोडक्ट में प्लस साइन लगा दिया। ये माइनस प्लस का कंसेप्ट समझ लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट की बात जब मैं करता हूं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो वहां पर कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। क्या होती है? कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। सर क्या ये कंसेप्ट है ना, भेजे में नहीं घुस रहा है, वापस से बता दो तो। चलो भाई, एक कंसेप्ट हो गया कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो बेटा क्या रिएक्टेंट के पास जितने मोल थे क्या वो उतने ही रहेंगे? क्या नहीं रहेंगे ना? तो जब उसके पास उतने मोल ही नहीं है तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई ना। बात क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल ले लो। मेरे पास यहां पर 10 मोल हैं, फिर 8 मोल हैं, फिर 6 मोल हैं, फिर 4 हैं, और ऐसे करते करते ये 0 हो गया। इधर आ जाओ, ये है 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये 8 और ये 10। अब बात समझ में आ रही है क्या? ये हो रहा है डिक्रीज, ये हो रहा है इंक्रीज। क्या ये मोल्स में डिक्रीज और इंक्रीज हो रहे हैं? तो जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो वहां पर नेगेटिव साइन लग जाता है प्यारे बच्चों, और प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव साइन से शो कराया जाता है। जो ये घटना है, ये जो बढ़ना है, इसको अंग्रेजी के एक वर्ड से समझाया गया है, उसको बोला गया है डिसअपियरेंस और अपीयरेंस या फॉर्मेशन। डिसअपियरेंस, फॉर्मेशन या अपीयरेंस। डिस का मतलब है डिक्रीज होना, डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है बात? वेरी गुड, धन्यवाद, आपको ये बात समझ में आ गई। अब भूलोगे तो नहीं ना? चलो मैं कुछ यहां पे समझा रहा था आपको। इक्विवेलेंट रेट बता रहा था। इक्विवेलेंट रेट आपको मैंने बोला कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? ए है, तो इसकी रेट कैसे लिखूंगा? जैसे वो रेट लिखकर आया हूं वैसे ही लिख दूंगा यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया, देखो भाई डेल्टा के जगह ना मैं डीवी यूज कर सकता हूं।
डीवी क्या होता है? स्मॉल डेरिवेटिव होता है, चेंज होता है। गणित में पढ़ते हैं अपन, है ना। गणित के अगर विद्यार्थी नहीं हो, बायो के हो तो कोई बात नहीं। स्मॉल चेंज जो होता है डेल्टा और डी से, दोनों से बताया जाता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की जितनी आप किताबें देखोगे, रिफ्रेशर देखोगे, सब में डेल्टा और डी का वेरिएशन। मैंने यहां लिख दिया डीए बाय डी। फिर आ गया आपके पास डीबी बाय डी, है ना। और ये तो प्रोडक्ट है ही सही, इसको भी लिख दो डीपी बाय डी। सर ये मोल का क्या करना है मुझे, ये तो बता दो। तो ये जो मोल होगा ना, ये क्या हो जाएगा? 1/A। ये जो बी है, ये 1/B। ये हो जाएगा कि इनके मोल के रेस्पेक्ट में अपन ने रेट इनको डिफाइन कर दी, इसको बोला जाता है इक्विवेलेंट रेट। ये क्या एक्सप्रेशन सही है क्या? वेरी गुड। कहां पर लगा दूं माइनस? वेरी गुड, यहां भी लगा दूं क्या? क्यों लगाऊंगा? क्योंकि रिएक्टेंट है, तो जहां भी रिएक्टेंट दिखेगा माइनस साइन लगाकर आना, और जहां प्रोडक्ट होगा वहां तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। बात क्लियर है? चलिए भाई आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट हो गया है, टाइप्स ऑफ रेट हो गए हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट हो गया, इनिशियल रेट हो गया, इक्विवेलेंट रेट हो गया। ठीक है, रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ भाई, किसी भी रिएक्शन की रेट लिख दोगे क्या आप? किसी भी रिएक्शन की रेट लिख सकते हो क्या आप? अच्छा, लिख सकते हो। चलिए भाई इसकी रेट बताना तो। इस रिएक्शन की रेट बता देना, रेट ऑफ रिएक्शन। सोच लो भाई, सोचो, तुम्हें बताना है, ठीक है ना। नहीं तो अभी फोन करवा दूंगा, डंडे यहीं पड़ेंगे आज ही। लिख लिया क्या अपनी कॉपी के अंदर? चलो नहीं लिखा, पेन घुमा रहे हैं अपन तो, मजा आ रहा है अपने तो, है ना। प्रवचन चल रहे हैं सामने, सुन रहे हैं अपन तो। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए बोला है भाई। चलिए भाई बताइए। बेटा अभी मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है। रिएक्टेंट के लिए कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, माइनस साइन क्यों लगता है और पॉजिटिव साइन क्यों लिखता है, ये तो पता है ना भैया आपको। यहां पर रिएक्शन है, ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा? डीए बाय डी, डीबी बाय डी बराबर डीसी बाय डी। क्या ये नहीं लिख सकते थे क्या आप? यही तो पूछ रहा था आपसे। चलो कोई बात नहीं। रेट लो पर आ जाओ।
रेट लॉ का मतलब क्या है? जब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, किसके? प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, उसको बोला जाएगा रेट लॉ। क्या बोला जाएगा रेट लॉ? जब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के। अब भाई सर रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या है, क्या बला आ गई है? देखो भाई सामने यहां पर रिएक्शन लिख रही है XA प्लस YB, जो क्या बना के देता है? प्रोडक्ट बना के देता है। अब यहां पर X क्या है? या तो मोल बोल दो या स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोल दो। तो X और Y क्या हो गया? आपके पास स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गए। जब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा और उनके पावर को क्या लगा दूंगा? उनके पावर स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को बना दूंगा और वो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया आपके लिए। स्टेटमेंट ये बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू इट्स पावर इट्स कोएफिशिएंट। वापस से सुनना अंग्रेजी के अंदर, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है किसका? रिएक्टेंट का मोलर कंसंट्रेशन का, जिसकी पावर उसकी कोएफिशिएंट बना दी गई है और उसको बोला जाता है रेट लॉ। जब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा बच्चों तो ये आ जाएगा रेट कांस्टेंट के। और इसी को बोला जाएगा रेट लॉ, इसको बोला जाएगा रेट लॉ। यहां पर के क्या होता है? रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। और क्या बोला जाता है रेट को? सॉरी, रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे नीट को, नीट एग्जामिनेशन से पहले, तो उन क्वेश्चंस के अंदर जब आप देखना कि रेट कांस्टेंट का जो वर्ड है ना, उसको क्या कर रखा है एग्जामिनर ने? चेंज कर करके लिख रखा है। अब वहां पर है ना, आप लोग क्या हो जाओगे? घूम जाओगे कि सर ये तो जाने कौन सा रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक आ गया था वहां पर, तो मुझे तो फॉर्मूला ही समझ नहीं आया। तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाओ, वहां पर रेट कांस्टेंट ही आपसे डिस्कस कराया गया है। ठीक है, चलो भाई, तो ये रेट कांस्टेंट के मैंने अलग अलग टर्म्स लिख दिए हैं। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। जब अगर मैं मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए और बी को अगर 1 कर देता हूं, अगर मैं यहां पर रिएक्टेंट ए और बी की कंसंट्रेशन को 1 कर देता हूं, यूनिटी कर देता हूं, तो आपके पास रेट क्या होगी? क्या होगी रेट? अगर ये यूनिटी हो जाता है तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा बच्चों रेट कांस्टेंट के। किसके? रेट कांस्टेंट के। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई क्या? चलो आ जाओ भाई, सुंदर सुंदर स्लाइडें बना रखी हैं आपके लिए। इंट्रोडक्शन, काइनेटिक्स आप समझ चुके हो, उसका वर्ड का मतलब क्या होता है? मूवमेंट और मूव। ठीक है, काइनेटिक्स एक एशियन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है काइनेसिस।
ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, डेफिनेशन क्या है भाई, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसके अंदर पढ़ा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को, देयर इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। मैंने आपको यह भी बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन के साथ फैक्टर्स को भी पढ़ेंगे, फैक्टर के साथ मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। लास्ट में लिखा गया है द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 फैक्टर्स। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कौन बताएगा? कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आउटर जो कंडीशंस होंगी एनवायरमेंट के अंदर, प्रेशर और टेम्परेचर, वो कितना रिएक्शन को अफेक्ट कर रही होगी, उस पे भी डिपेंड करेगा कौन? केमिकल काइनेटिक्स। बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन ही तो है जहां पर एनवायरमेंटल कंडीशंस लगती हैं। बात समझ में आ रही है? खुले में पड़ा रहता है लोहा और धीरे धीरे रस्टिंग होती जाती है उसकी, ठीक है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे कोरोजन होता रहता है वहां पर, और वही तो लीड करता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहा है? डिफरेंट डिफरेंट रेट्स की स्टडी करते हैं, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मे बी स्लो, मे बी फास्ट, वेरी फास्ट, स्लो। NaCl and AgNO3 is a fast reaction. पहला एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन दैट occurs ओवर द ईयर्स। सालों लग जाते हैं रिएक्शन को होने में, और उसको बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। रिएक्शन की रेट मैंने आपको अलग अलग रेट्स बता दी हैं, एग्जाम्पल बता दिया, फॉर्मूले बता दिए, ठीक है। तो यहां तो बस सिंपल उसका ओवरव्यू दिया गया है। अगर आपके पास ए रिएक्टेंट है तो उसकी रेट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। अगर बी रिएक्टेंट है तो उसकी रेट ऐसे लिखेंगे। रिएक्टेंट है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया है, लिख लो भाई, है ना, टाइपिंग एरर हो गया है स्लाइड के अंदर। तो जहां पे भी डिसअपियरेंस आ जाता है, एग्जाम्पल से बताया था 10 से लेके 0, 0 से लेके 10, तो नीचे जाएगा डिक्रीज होगा तो डिसअपियरेंस, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन और अपीयरेंस। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आपके पास, रिएक्शन, अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट और पॉजिटिव साइन। तो हमेशा क्या है ना, अपने टर्म्स को समझ के चलना, पकड़ के चलना। डिसअपियरेंस और अपीयरेंस, डिसअपियरेंस जहां पर आ जाएगा तो नेगेटिव साइन की बात करे जा रहा है वो, ठीक है, और जहां पर अपीयरेंस है वहां पॉजिटिव साइन की बात करा जा रहा है। ये फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले, कंसंट्रेशन का चेंज, टाइम का चेंज, डी भी लिख सकते हो, चेंज की बात आ रही है जब। रिएक्शन की रेट, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर के अंदर। कोई नई बात नहीं है, पहले ही बता चुका हूं। नेगेटिव साइन shows the concentration of reactant A, whereas positive sign indicates the increase in concentration of B with respect to time. ज्यादा समय इस पे खराब नहीं करना है, ये स्लाइड वैसे भी आपको मिलेगी, पर इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। जो मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड्स पे पढ़ाया बस उस पे फोकस रखना। यूनिट्स ऑफ रेट 2 यूनिट पढ़ा दी थी, वही यूनिट ध्यान में रखना, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, एटीएम सेकेंड इनवर्स। रेट लॉ, रेट लॉ पढ़ा चुका हूं कि प्रोडक्ट होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर रेज टू इट्स पावर इट्स कोएफिशिएंट, ठीक है, ये रेट लॉ होता है। अब आपके पास आता है फैक्टर, क्या? फैक्टर्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई कितने तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा ये आपको देखना है। कितने फैक्टर्स होते हैं? कौन कौन से? कौन कौन से फैक्टर्स बताते जाओ बच्चों। पहला फैक्टर
composition of reactant. बातें कर रहे हो यार तुम लोग यार। चलो, ये 5 फैक्टर होते हैं बेटा जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं, है ना। तुमने जो खुसर फुसर करी वो मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मुझे याद है वो तो बता दूं। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, सरफेस एरिया, कैटेलिस्ट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये 3 फैक्टर आपके पास इंपॉर्टेंट है जो याद करके जाने हैं। क्या है ये फैक्टर, कैसे इनको इजीली याद कर सकते हो। जो भी फैक्टर होगा अगर वो बढ़ता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने, जो एप्लीकेबल नहीं होती है किसके लिए, रेडिएशन के लिए नहीं होती, कैटेलिस्ट के लिए होगी नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, बस रेडिएशन के लिए नहीं होता है, बाकी सबके लिए आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक लगेगी कि जैसे फैक्टर बढ़ता जाएगा, जैसे फैक्टर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल पहला वाला पॉइंट डिस्कस करता हूं, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैंने लिख दिया है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाऊंगा तो कंसंट्रेशन पे कुछ वेरिएशन आएगा क्या, आएगा या नहीं आएगा। कोई बात नहीं, यहां पर देख लो, रेट लो पढ़ाया था रेट लो, R इक्वल्स टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, कि पावर X। चलो भाई, वहां पे लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फैक्टर पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए की, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंक्रीजेस then rate of reaction also increases as they are both directly proportional to each other. Therefore we can say कि rate of reaction increases on increasing the concentration of reactant. पहली बात समझ में आ गई, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट देखो, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेट भी बहुत जल्दी हो जाएगी क्या, वेरी गुड, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसका एग्जाम्पल है क्या आपके पास, उसका एग्जाम्पल है जैसे कि अपन पाउडर शुगर लेते हैं और शुगर क्रिस्टल को लेते हैं। दो चीजें ली अपन ने, पाउडर शुगर और शुगर क्रिस्टल, दोनों को यूज करके क्या रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, दोनों में से क्या यूज करूंगा मैं, पाउडर शुगर। अगर पाउडर शुगर यूज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन तेजी से हो जाएगी, और अगर शुगर के क्यूब्स या क्रिस्टल लेता हूं तो मैं उसको बस स्टेर 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 घुमाता रहूंगा। बेस्ट एग्जांपल है लाइम वाटर, ठीक है, नींबू की शिकंजी, उसके अंदर पाउडर शुगर डाल दो, जल्दी मीठा हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेजी से हो गई। डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप। और ग्लास में आपने नींबू डाल दिया, पानी डाल दिया, शुगर क्रिस्टल डाल दिया, घुमाते रहो, मेहमान भी सोचते रहेंगे अरे कब बनकर आएगी शिकंजी।
ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही धीरे धीरे होगा शुगर क्रिस्टल के अंदर, और पाउडर शुगर में उतना ही तेजी हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाउडर शुगर का सरफेस एरिया ज्यादा था, सरफेस एरिया ज्यादा, उसकी फैलावट ज्यादा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा तेजी से हो जाएगी। बट शुगर क्रिस्टल तो क्या है, क्यूब्स में है, उसका सरफेस एरिया बहुत ही कंबाइंड है, कंप्रेस फॉर्म में है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को होने में टाइम लगेगा। बात क्लियर? वेरी गुड। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हैं, फैक्टर बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगी। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, रेडिएशन का अभाव प्रभाव होता है, सनलाइट से मिलता है, फोटोन के थ्रू होती है। फोटोन क्या करता है? फोटोकेमिकल रिएक्शन करवाता है, जिसका मोलर कंसंट्रेशन से लेना देना ही नहीं होता है। जब कंसंट्रेशन से लेना ही देना नहीं है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पर क्या होगी? एब्सेंट। क्या होगी? एब्सेंट। कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में भी सब जगह आपका आपकी जान खाता रहेगा, ठीक है, छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। कैटलिस्ट वो चीज है बेटा जो किसी भी रिएक्शन के अंदर यूज हुए बिना उस रिएक्शन को कंट्रोल करके रखता है, उस पर प्रभाव बना के रखता है। विदाउट बीइंग पार्टिसिपेट इन एनी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। समझ रहे हो बात को? कैटलिस्ट बाहर से ही रिएक्शन के अंदर क्या करता है? अपना योगदान दे देता है और पूरी रिएक्शन को कंट्रोल रखता है कब्जे के अंदर, कि उस रिएक्शन को करवाना है या नहीं करवाना है। क्लियर है बात? तो ये कैटलिस्ट होता है। दूसरा सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएगा, ये मैंने क्यू भी बना दिया, ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बेटा आपके पास क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर कॉलिजन्स होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलाइड होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, तो वो एनर्जी भी रिलीज करेंगे। किसकी फॉर्म में? काइनेटिक ऊर्जा की फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो उस कॉलिजन की वजह से वहां पर टेम्परेचर राइज भी होगा, और वो टेम्परेचर राइज रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या करेगा? बढ़ा देगा। वापिस से बताता हूं, आपके पास मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे आपस में, कॉलिजन होगा तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर क्रिएट करेगा, और वो टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ऑन जनरली अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सी से बढ़ रहा है, तो आपके पास रेट 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। रेट क्या हो रही है? 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। जितने डब्बे में बनाता जा रहा हूं ना, इन डब्बों पर ध्यान रखना, इनसे सवाल आएंगे, ठीक है। ऑन जनरली अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सी राइज आपको करके देगा, तो रेट 2 टाइम्स हो जाएगा। टेम्परेचर 20 डिग्री सी है तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गई क्या? सिंपल गणित लगा लोगे यहां पर। चलें आगे। चलो भाई, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है प्यारे बच्चों? बताओ भाई। चलो ऑर्डर से पहले एक चीज देख लो। रेट कांस्टेंट अभी के मैंने आपको बताया था, है ना?
रेट कांस्टेंट और यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट अपने को स्टडी करना है, तो थोड़ा सा एक स्लाइड अपन इसके ऊपर भी लेंगे। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट क्या है, यही होता है, अभी अपन ने डिस्कस भी करा था। ये डिपेंड किस पे करता है, बता दो भाई, कुछ डिपेंडेंसी फैक्टर आपको पता है तो। बेटा राइटिंग समझ में आ रही है क्या बोर्ड के ऊपर? तीन फैक्टर होते हैं, तीन डिपेंडेंसी होती है रेट के कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, आपके पास कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं कि भाई रेट कांस्टेंट हमेशा न्यूमेरिकल ही नहीं पूछा जाएगा, कभी कभार चांसेस हो सकता है कि आपके पास वहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए। तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, चार ऑप्शन आएंगे। ठीक है ना, आजकल क्या चल रहा है, क्वेश्चन का जो टेंडेंसी चल रहा है, पहले पूछे जाता था किसी भी टॉपिक के लिए कि ये भाई करेक्ट स्टेटमेंट इन चारों में से बता दो। क्या होता था कि करेक्ट स्टेटमेंट चारों में से बता दो। अब करेक्ट तो अपन इजीली रिलेट कर सकते हैं अगर टॉपिक थोड़ा सा याद है तो। अब आजकल क्या हो रहा है, जो भी अपने पास एग्जामिनेशन पीछे आ रहे हैं या चल रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेई मेंस की बात ही कर लूं मैं, वहां पर करेक्ट छोड़ो इनकरेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, आपको चारों ऑप्शन में से इनकरेक्ट पकड़ना है, मतलब गलत चीज बतानी है उस टॉपिक के बारे में। बात समझ में आ रही है? हमेशा अपन फ्लो में रहते हैं तो करेक्ट वाले को कर कर आ जाते हैं, बट उस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और इनकरेक्ट पकड़ना है अपने। बात याद रहेगी नहीं रहेगी मेरी? याद रखनी है, ठीक है। तो इन पे डिपेंड्स करेगा तीनों के ऊपर, कौन, रेट कांस्टेंट के। डिपेंड किस पे नहीं करेगा सर, ये भी तो बता दो। बेटा बच क्या गया, कंसंट्रेशन बच गया। तो कंसंट्रेशन पर रेट कांस्टेंट के डिपेंड नहीं करता है, और यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बेटा इसको स्टार लगा लो। ठीक है, ये हो गया आपके पास, रेट कांस्टेंट की बात हो गई, जिसपे डिपेंडेंसी और इनडिपेंडेंसी आपने देख ली है। अब यूनिट ऑफ के क्या है, यूनिट ऑफ के क्या है वो देखो भाई। बच्चे जा रहे हैं क्या बहुत से? टाइम हो गया उनका, मम्मी पापा लेने आ गए? बड़े ही छोटे बच्चे हैं तो बड़े ही नहीं हुए अभी तक। चलो भाई, यूनिट ऑफ के देख लेते हैं। ये आपके पास फॉर्मूला है बेटा, R इक्वल्स टू के की पावर n। ये है आपके पास फॉर्मूला। यहां से यूनिट ऑफ के क्या बनाओगे? R की यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है। रेट कांस्टेंट की यूनिट मुझे निकालनी है। ए की यूनिट मुझे पता है, कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। और एन तो यहां पर चल ही रहा है, क्या हो जाएगा? के इक्वल्स टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये के का यूनिट हो गया बेटा, रेट कांस्टेंट के की यूनिट हो गई। अब
आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको कोई भी रेट कांस्टेंट के की कुछ डिजिट में वैल्यू दे दी गई होगी। फॉर एग्जांपल 2.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले तो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2। 0 बोले तो n क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए, n क्या होता है ऑर्डर, 0 लिखा तो जीरो ऑर्डर, n1 तो फर्स्ट ऑर्डर, n2 तो मतलब सेकंड ऑर्डर। इसके अंदर वैल्यू पुट करते चलो, इसके अंदर वैल्यू पुट करते चलो, तो आपके पास यूनिट्स आती जाएंगी। यहां पर पहला मैंने n इक्वल्स टू 0 करा तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किसकी, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, मतलब यूनिट आ गई। यहां पर अगर बच्चों n इक्वल्स टू 0 करता हूं तो 1 माइनस 0 क्या है, 0, 1 माइनस 0 1 बच गया, 1 बच गया तो ये ब्रैकेट खत्म, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, वही लिख दिया है मैंने यहां पर। बात क्लियर है? अब यहां पर बता दो क्या आ जाएगा, अगर 1 लिख दूंगा यहां पर तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। हाँ जी, वेरी गुड, सेकेंड इनवर्स। यहां क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 2 पर, बोलो भाई, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? शर्मा, कुमकुम शर्मा। अच्छा चलो, वेरी गुड बच्चे। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए आपने यूनिट ऑफ के निकालना सीख लिया है। आपके पास सवाल आ जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। क्वेश्चन ये है कि 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दे रखा है, और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग वहीं घूम जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए पहले तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा मैंने, और मुझे जो गिवन है यहां पर वो गिवन है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। रेट कांस्टेंट को यूज करते थे रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ के अंदर यूज करते थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, तभी तो ऑर्डर के बारे में कुछ बात कर पाऊंगा। हो गए बहुत सारे कंफ्यूजन? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है यहां पर। अगर यूनिट ऑफ के पढ़ लिया तो आप आराम से इसको कर दोगे चुटकियों में, 2 सेकंड या 3 सेकंड के अंदर। डायरेक्ट देखना है यूनिट, डायरेक्ट देखना है यूनिट, और ये यूनिट पता चल रही है कि n इक्वल्स टू 2 के लिए है, तो ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, सेकंड ऑर्डर। और अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा कि सर हम तो पढ़कर आए हैं कि मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स होता है। हाँ भाई पढ़कर आए हो, पढ़ाया है आपको इसलिए पता है। यहां से क्या करो, इस यूनिट को कंपेयर कर लो, मोल की यूनिट 1 माइनस एन है और यहां पर -1 है, तो n कितना हो गया, 2 होया नहीं होया? यहां पर मोल की पावर 1 माइनस एन है, मैंने 1 माइनस एन को उठाया, यहां पर जो क्वेश्चन में वैल्यू पुट थी उस पे मोल की पावर देखी -1 लगी हुई है, उससे कंपेयर कराया तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बाय कंपेयरिंग द यूनिट्स ऑफ बोथ रेट कांस्टेंट,
you can easily calculate the order of the reaction. It's a proper solution. बट अपने को वहां पर कम समय के अंदर बहुत सारे सवाल करने हैं प्यारे बच्चों, तो आपको ट्रिक से खेलना पड़ेगा। तो ट्रिक यही होती है, ये टेबल, ये टेबल शॉर्ट ट्रिक, ये याद करके जाना। एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया डब्बे में बना रखी है, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो ध्यान देना, पढ़ना, नहीं तो यहीं से इसको याद रखना। ठीक है भाई? चलो, तो आज अपन इसको यहीं पर एंड करते हैं। एक बार 2 मिनट मुझे दे दीजिए। मैंने आपको पढ़ा दिया है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ उसका वेरिएशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस, इनिशियल, इक्विवेलेंट और रेट लॉ, और फैक्टर भी बता दिए हैं, रेट कांस्टेंट बता दिया। कल आपको बताऊंगा ऑर्डर, ऑर्डर से रिलेटेड जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के दोनों डेरिवेशन। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा के नहीं छोड़ दूंगा, डेरिवेशन भी सिंपल करवाऊंगा आपको। फॉर्मूले देखेंगे और उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी देखेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस इक्वेशन को भी बाइंड अप करेंगे। ठीक है? तो इन यहां तक पढ़कर आना। ठीक है? फॉर्मूलेज आगे भी पढ़कर आना, देख लेना आगे का भी। ऐसा नहीं है कि सर पढ़ाएंगे तो वहीं पर ही पढ़ेंगे, देख लेंगे। ठीक है? तो कल का सेशन थोड़ा क्या होगा, जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो उस स्पीड से थोड़ा सा बस क्या करना, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप पढ़कर आओगे जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। ठीक है भाई? तो कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। किसी को कोई समस्या क्या अभी तक जो पढ़ा अपन ने? रेज योर हैंड। नहीं है? चलो वेरी गुड, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अपन कल। थैंक यू।